सबसे पहले तो मैं तकनीकी कारणों से देर से जुड़ पाया हूँ, इसलिए सभी लिसनर का और अपने जो हमारे साथी हैं, को होस्ट हैं, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि हम लोगों का जो कैंप एरिया है, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सुबह से ही लोग अपने कंटेनर से तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं। किसी किसी कोने में थोड़ा सा नेटवर्क आता है, लेकिन वहाँ से भी इंटरनेट यूज करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से परेशानी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके लिए माफ़ करेंगे। पैर का जहाँ तक सवाल है सर, पैर की का हालत बहुत ख़राब है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से 80-85% जो भारत यात्री हैं, अ, उनके पैर में छाले हैं। किसी न किसी तरह की तकलीफ़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि पूछिए पराये दिल का हाल। तो जो है, अ, जैसे हम हौसले से चल रहे हैं, हमारे बाकी साथी भी हौसले से चल रहे हैं। पाँव से ज़्यादा जो है हौसला मजबूत होना चाहिए। एकदम सही कहा आपने, पाँव से ज्यादा हौसला मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये दीपक लांबा भाई जो इस साथ में हैं, उनके पाँव की भी यही स्थिति है। और मैं एक अच्छे बुजुर्ग की तरह एडवाइस देता रहा, कन्हैया भाई को भी एडवाइस मैंने दिया, नहीं ऐसा जूता नहीं वैसा जूता पहनो। लेकिन सच बात यह है कि इतना लंबा चलते हैं तो सबकी कहीं ना कहीं हालत। और एक कन्हैया भाई और बताइए, ये भाई आपके कंटेनर को लेके बड़ा मतलब गपशप है, कौतूहल है, आरोप है, अफवाह है। और सच बात यह है कि मैंने तो अभी तक कोई कंटेनर देखा भी नहीं, और मुझे लगता है कि हम तो मजे से खुले में रह रहे हैं। मगर ये बताइए, कंटेनर क्या है, कैसी है जिंदगी कंटेनर के अंदर? नहीं हो जब पा रही उनका, है उनकी तरफ हाँ, से। जब उनका जी। नेटवर्क जुड़ेगा वो। कन्हैया भाई, जब भी आपका नेटवर्क जुड़े आप जरूर बोलिए। सब लोग यहाँ उत्सुक हैं आपकी बात सुनने के लिए। तो हकीकत जैसा मैंने आपको बताया, मैं तो किसी कंटेनर के भीतर गया नहीं। लेकिन एक ये जो डब्बे होते हैं ना, जो शिपमेंट के लिए बनाए जाते हैं, उनको ट्रक के ऊपर रखा हुआ है, उसके अंदर बेड डाला हुआ है, उसके अंदर किसी तरह के बाथरूम की भी व्यवस्था है। और मेरा अपना मानना है कि, और जब मैं साथियों से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कंटेनर का जीवन को बहुत ही अच्छा जीवन रहा होगा। वैसे भी बंद डब्बे के अंदर आप कैसा जीवन जीते होंगे, ये मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं मीडिया के अंदर, पता नहीं कहाँ की तस्वीरें लाके चला दी। बाहर की तस्वीर सही थी, बाहर की तस्वीर तो कंटेनर की थी, लेकिन अंदर का पता नहीं कौन सी लग्जरी बस की तस्वीरें दिखा दी गई थी। तो ये सब तो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो कि चलता रहता है। एक सवाल ये भी था सर कि बहुत सारी महिला साथी पूरी भारत यात्री हैं, पूरी यात्रा के दौरान रहेंगी। अ, उन लोगों के लिए उनकी सुरक्षा या उनके एक तरह से उनके दैनिक दिनचर्या के लिए इन कंटेनरों का क्या महत्व होगा, आप इनको कैसे देखते हैं? और अगर जो व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कई यात्राओं में हम लोग साथ रहे हैं, तो उन दौरान भी हमने देखा है कि अक्सर जो सुबह के समय या शाम को सोते समय जो 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 दिक्कतें आती हैं, यात्रा के दौरान तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब रात्रि विश्राम का समय आता है या और दूसरी समय आती है, उस समय इन कंटेनर्स का क्या महत्व, खासकर जो महिला साथी साथ में यात्रा कर रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल में 117 में, वैसे कन्हैया भाई शायद ठीक नंबर बता पाएंगे, मेरे ख्याल में 35-40 महिलाएं, जब 30-35 महिलाएं जरूर होंगी। और कंटेनर का एक फायदा देखिए, जो ये कंटेनर नुमा ट्रक हैं, चलते हैं, और रात के विश्राम के लिए आमतौर पे किसी कंपाउंड में, कोई कॉलेज का ग्राउंड होता है, कोई वो होता है। तो कंटेनर का जो, और इस सारे रहने का जो एक असली फायदा है वो ये है कि आप एक बाउंड्री वॉल के भीतर हैं। और बाउंड्री वॉल में पुलिस, कांग्रेस सेवा दल वाले लोग, कुछ लोग होते हैं, तो कम से कम सुरक्षा, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ही सुरक्षित एक माहौल बन जाता है कि एक बाउंड्री वॉल है जिसके भीतर आपका आपका गाड़ी है, कंटेनर नुमा गाड़ी है, जिसके अंदर आप रह रही हैं। महिलाएं एक दूसरे के साथ रहती हैं, 2-3 महिलाएं शायद एक कंटेनर में रहती हैं। तो उस लिहाज से जरूर ये बेहतर व्यवस्था है। और जिस तरह की व्यवस्था हम लोग अपने लिए कर पाते हैं, उससे तो कहीं बेहतर है। हम लोगों की व्यवस्था कैसी होती है, चूंकि हमने कहा कि हम तो जो अपना पुराना यात्रा वाला स्टाइल है उससे करेंगे, उसमें जाहिर है तकलीफ तो होती है आशुतोष भाई।
पहले 2 दिन तो वहीं कन्याकुमारी में एक छोटी सी संस्था के अंदर हमारे ही संगठन के साथियों ने एक व्यवस्था कर दी थी, तो वहां 2 दिन रहे। तीसरी रात को मैं आपको बता सकता हूँ, ये हुआ 7, 8, 9 तारीख की रात को हमें बताया गया कि ये कॉलेज है, इस कॉलेज के कंपाउंड में यात्रा रुक रही है और आपके लिए कॉलेज के अंदर ही वहां एक साथ में एक हॉल में व्यवस्था कर दी गई है, आप उस हॉल में सो जाइएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है साहब। पहुंचे तो उन्होंने कहा हॉल की स्थिति तो अच्छी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, साथ में ऑडिटोरियम है, आप ऑडिटोरियम में चले जाइए। तो साहब हम 35 लोग ऑडिटोरियम में पहुंचे। आलीशान ऑडिटोरियम, चमचमाता हुआ। दिक्कत ये थी कि उसमें ना दरी ना कोई गद्दा, और उस दिन अच्छी बारिश और ठंडा फर्श। हमने कहा तो बीमार हो जाएंगे। तो फिर अब वहां पे देखिए, रात को 9 तारीख की रात को, रात के 9-10 बजे, 9 बजे के करीब हम ढूंढ रहे थे कि साहब क्या स्थिति होगी अब गद्दों की। उन्होंने कहा कि ऐसे में किराए पे तो लेते हैं, लेकिन आज तो यहाँ भी, हालांकि तमिलनाडु है लेकिन ओणम इस इलाके में मनाया जाता है, ओणम का मामला है, आप तो आपको कोई नहीं मिलेगा। तो किसी तरह से हमारे साथी गुरदीप सप्पल जी ने रात को वहां जाके कुछ चटाइयां, 30 चटाइयां खरीद ली। तो चटाई पे सोए। अब दिक्कत ये थी कि वहां साहब जो बाथरूम थे, ऑडिटोरियम शानदार था, लेकिन पता नहीं क्यों ये हिंदुस्तानी जो बीमारी है कि इतना शानदार ऑडिटोरियम बना के बाथरूम टूटे हुए और उसका दरवाजा खुला हुआ, और कैसे महिलाएं उसमें जाएं। फिर अंत में ये जो हमारी जान बची वो इससे कि ऑडिटोरियम में एक ग्रीन रूम था जो पीछे तैयारी के लिए आर्टिस्ट लोगों के लिए होता है ना, उसमें बाथरूम था जो एक्चुअली फंक्शनल बाथरूम था। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। पर हाँ, महिलाओं के लिए उसमें एक दिक्कत रहती है, और इसीलिए अभी तक हम इस ऐसा एक सिक्योर सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर से महिला साथियां आए उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर हो। लेकिन जो कंटेनर वाला अरेंजमेंट है उसका सबसे बड़ा फायदा मैं यही देखता हूँ कि महिला यात्री उस मायने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, एक एनक्लोज्ड एरिया के अंदर रहती हैं। शाम के बाद वहीं उनका खाना है, वहीं रहना है, वहीं सुबह तैयार होना है। ये इस व्यवस्था का बहुत बड़ा फायदा है। अगर कन्हैया भाई देख सकें, इस यात्रा की जरूरत क्या रही, और इस यात्रा के क्यों इस यात्रा को करने की जरूरत इस समय आप महसूस करते हैं? आप दोनों में से जो भी, अगर कन्हैया भाई इसको सुन पा रहे हैं तो वो जवाब दें, अदरवाइज आप ही इसको जवाब दें। आप, मेरे ख्याल से बीच बीच में नेटवर्क आता है तो मैं कुछ हिस्सा सुन पाता हूँ, कुछ हिस्सा नहीं सुन पाता हूँ। अभी मैंने आपका सवाल सुना है कि इस यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। अक्सर ये सवाल हम लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें जो यात्री हैं उनके द्वारा भी शुरू के दिनों में उठाया गया कि ये जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसके माध्यम से यात्रा के उद्देश्यों को बताया जा रहा है। इसके अलावे हम सब जो यात्री हैं उनके मन में और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो मैं दोनों ही पहलू पे आपको बात रखना चाहता हूँ। एक बतौर भारत यात्री व्यक्तिगत तौर पे जो है हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं, और दूसरा ये जो पूरा का पूरा एक कैंपेन है, एक जो मास मूवमेंट है, एक जो है पब्लिक रीच आउट है, उसके भी क्या उद्देश्य हैं, दोनों ही पहलू पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा अपना निजी अनुभव है, उसके आधार पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से ये यात्रा किसी भी यात्री के लिए सबसे पहले स्वयं के लिए है। ये किसी के द्वारा इम्पोज नहीं किया गया है। कोई हमारे साथ जो है ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई है, और ना ही जो है इसका कोई किसी तरह का जो है लाभ है। ऐसा नहीं है कि जो सब भारत यात्री हैं, जो यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं, उनका कोई राजनीतिक लाभ इससे उनको लेना है या वो राजनीतिक लाभ इससे ले पाएँगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सेल्फ से ये जो है खुद से जो है इसको एक जो है पूरी की पूरी कार्रवाई के तौर पे चुनना, उस पूरे के पूरे अनुशासन को, उस पूरे के पूरे व्यवहार को, पूरी की पूरी प्रक्रिया को अपनाना, तो ये व्यक्तिगत है। तो पहला है सेल्फ, और दूसरा है सोसाइटी। कि एक तो हम सोसाइटी को देख रहे हैं
जब हम एक भारत यात्री के रूप में भारत के सड़कों पर अलग अलग इलाकों से गुजर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के घर, अलग अलग तरह के घरों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, उनकी भाषा, बोली, खान पान, ये सब हम देख रहे हैं समाज को। और दूसरा फिर समाज भी हमको देख रहा है कि कुछ लोग हैं जो पैदल चले जा रहे हैं, चल रहे हैं, उनके पाँव में छाले हैं, लेकिन वो जो है गाते हुए, भजन गाते हुए, मुस्कुराते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए, लोगों को अभिवादन करते हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये चले जा रहे हैं। तो समाज भी हमको देख रहा है। तो और फिर तीसरा नंबर आता है कि आप जिस भी पार्टी या संस्था से जुड़े हुए हैं उसका क्या उद्देश्य है और वो किन मूल्यों को लेकर के चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि एक भारत यात्री के तौर पे सेल्फ, सोसाइटी और पार्टी, इसके जो है 3 बिंदु हैं। वैसे अगर हम इस पूरे के पूरे जो है मुहिम को, इस पूरे के पूरे आंदोलन को, इस पूरे के पूरे मास मूवमेंट को अगर हम देखें तो बार बार जो है बताया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है राजनीतिक। आर्थिक इसका उद्देश्य ये है कि हम देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने मुश्किल दिनों से जो है वो गुजर रहा है। खास करके अगर हम महंगाई और बेकारी की बात करें तो महंगाई आज अपने उच्चतम स्तर पर है, बेरोजगारी जो है अपने उच्चतम स्तर पे है। हम जान रहे हैं कि कोविड से पहले भी और कोविड के दौरान भी और कोविड के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा है। कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पे रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, बहाली नहीं हो रही है। जो परमानेंट नौकरियाँ थी उसका ठेकाकरण किया जा रहा है। जो ऑलरेडी ठेके पे थी नौकरियाँ, उन उन जो है विभागों को और उन संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। 45 साल में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। और हम ये देख रहे हैं कि जो भारत की मुद्रा है, हमारा रुपया जो है डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर हो रहा है, विकास दर जो है वो नीचे चला गया है। और हम साफ साफ ये देख सकते हैं कि समाज में अमीरी और गरीबी की खाई जो है वो बढ़ी है। पिछले कुछ दशकों का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम जानते हैं कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, फिर से करोड़ों लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। तो सरकार जो नीतियां ला रही हैं लगातार, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या फिर लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया, तो सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष तरीके से 2-4 जो लोग हैं, बड़े जो धन्ना सेठ हैं, उनकी संपत्ति लगातार बढ़ी है। दुनिया की अमीरों की सूची में वो शरीक हुए हैं। और एक जनरल आंकड़ा यह बता रहा है कि देश के आम लोगों की गरीबी बढ़ी है, उनका जो परचेजिंग पावर है वो कम हुआ है। अगर इस सारी बातों को अगर एक लाइन में बोला जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। तो इस अर्थव्यवस्था की टूटी हुई कमर को जोड़ने के लिए भारत यात्रा निकाली गई है। दूसरा जो इसका सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य ये है कि हम बार बार ऐसी घटनाएं अपने आँखों से देखते हैं, हमारे आसपास जो है वैसे विजुअल्स जो है हमको दिखाई देते हैं कि अलग अलग पहचान को आधार बना करके जो हम 140 करोड़ लोग हैं देश के, हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब भारतीय हैं। और हमारी पहली पहचान और प्राथमिक पहचान ये है कि हम इस देश के निवासी हैं। हमारी भाषा, बोली, संस्कृति, जाति, अलग अलग तरह की हमारी पहचान हो सकती है। वो जाति जन्म के आधार पे हो सकता है, वो वर्ग के आधार पे हो सकता है, वो क्षेत्र के आधार पे हो सकता है, वो मान्यता और विश्वास के आधार पर हो सकता है। लेकिन एक अल्टीमेट रियलिटी ये है कि किसी भी नेशन स्टेट के लिए अगर वो डेमोक्रेटिक है, अगर उसके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को रिपब्लिक के रूप में जो है वह नेशन स्टेट अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, तो उसके अंदर रहने वाले सारे नागरिक जो हैं उनके कुछ समान अधिकार हैं और उनके कुछ समान कर्तव्य भी हैं। तो हम देख रहे हैं कि बार बार इस समाज के ताना बाना को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति या कोई जो है साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता जो है किसी पार्टी का जो है जनरल ऑर्डिनरी मेंबर ऐसा करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सम्मानित पदों पर बैठे हुए हैं,
प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके अगर आप राजनीतिक भाषणों को, उनके विचारों को जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उसको सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। लगातार राजनीति में नफरत के आधार पे जो है ध्रुवीकरण किया जा रहा है। और यह जो आर्थिक पहलू हमने आपको कहा और यह जो सामाजिक स्थिति है, यह आपस में बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध में मलाई भी होती है और पानी भी होता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों पहलू आपस से जुड़े हुए हैं। और हमारा यह व्यक्तिगत मत है कि यह जो आर्थिक लूट है, जिसको हम कहते हैं कि सार्वजनिक संपत्तियों की लूट की जा रही है, औने पौने दाम पे उनको बेचा जा रहा है और सरकार के जो करीबी हैं, जो दोस्त हैं, उनको भारी छूट दी जा रही है, तो इस तरफ लोगों का नज़र ना जाए। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस आर्थिक लूट की तरफ लोग ना देखें। इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए यह समाज को जो है बांटा जा रहा है, समाज में जो है ध्रुवीकरण किया जा रहा है। उससे हमारा समाज कमज़ोर होता है। मान लीजिए कि कोई टीम में सारे खिलाड़ी जो हैं एक दूसरे के खिलाफ खेलने लगें, तो वो टीम कैसे जीतेगी? बतौर टीम जो है उसका जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक जो है सामाजिक परिस्थिति धीरे धीरे उत्पन्न होता जा रहा है। इससे निपटना, इस नफरत को हराना और मोहब्बत को आगे बढ़ाना ये ज़रूरी है। यह इसका सामाजिक उद्देश्य है। तो हम बार बार कहते हैं कि भारत जोड़ो का मतलब है भारत की संस्कृतियों, मान्यताओं, पुराणों, ग्रंथों, इन तमाम भाषाओं, बोलियों, सबको आपस में जोड़ना, जिससे भारत अपने आप में जो एक देश के रूप में परिष्कृत होता है, निर्मित होता है। ये इसका सामाजिक उद्देश्य है। और आर्थिक लूट को छुपाने के लिए समाज को आपस में डिवाइड करना, ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है, ये नहीं होना चाहिए। और इसका जो तीसरा पक्ष है, राजनीतिक पक्ष, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम बराबर यह देख रहे हैं कि हमारी लोकतंत्र जो है वो अपनी एक कई उतार चढ़ाव को देखा है हमने। बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। उसमें जो है कांग्रेस पार्टी भी शासन में रही हैं, उसके शासन में भी आप अच्छा और बुरा ढूंढ करके निकाल सकते हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज हम राजनीतिक संस्कृति में क्या देख रहे हैं कि खुले तौर पे लोकतंत्र ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी ऑन सेल चला गया है। और ऐसी परिस्थिति कैसे पैदा हो गई है कि विचारधारा जो है राजनीति में कुछ नहीं रह गया है। कोई आज यहाँ है, कल वहाँ चला जाता है। उसका जो केंद्र बिंदु होता है विचार, वो धीरे धीरे राजनीति से जो है वो शून्य होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। और डर और स्वार्थ, या जो है आप बिकाऊपन की एक राजनीति कह लीजिए, उसका जो है बार बार इस्तेमाल किया जाता है। सत्ता का इस तरीके से केंद्रीकरण किया जा रहा है कि अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति जो है, लोकतंत्र के प्रति जो है उसकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी कोई सत्ता का, सरकार का अगर विरोध करे, तो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके उसको डराना, उसको धमकाना, उस राजनीतिक आवाज़ को जो है चुप कराना, यह जो है षड्यंत्र जो हम देख रहे हैं। आप जानते हैं कि दर्जनों पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक ख्याल को रखने के चलते। तो यह जो राजनीतिक संस्कृति है वो भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के विरुद्ध है। और यह जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है, जिसको हम कहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल हम उस वक्त भी देखते हैं जब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनके मंत्रिमंडल में जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे और उनके मंत्रिमंडल में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। बाद के दिनों में भी हमने देखा है कि विपक्ष के नेता भी जो है कई तरह की पार्लियामेंट्री कमेटियों के हिस्सा रहे हैं। कई तरह के जो डेलीगेशन जाते हैं विदेश में मिलने के लिए, उसमें जो है विपक्ष की पार्टी के लोग भी होते थे। आज उन तमाम प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है। तो यह जो लोकतंत्र का ताना बाना तोड़ा जा रहा है, उस ताने बाने को जो है हम जोड़ना चाहते हैं। तो ओवरऑल यह जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा का मूल उद्देश्य है समाज को एकजुट रखना, क्योंकि एकजुट समाज ही उन्नति और प्रगति करता है। बहुत बढ़िया कन्हैया भाई, आपने एक ओवरव्यू दे दिया। मुझसे तो कोई समझ पूछता है तो मैं तो बड़े साधारण से सूत्रों में बोलता हूँ कि भाई ये जो यात्रा, वो पूछते हैं किसको जोड़ने की यात्रा है, मैं कहता हूँ ये भारत को उसके भविष्य से जोड़ने की यात्रा है। वो पूछते हैं कैसे, तो मैं कहता हूँ देखिए, ये लोक को तंत्र से जोड़ने की यात्रा है। फिलहाल जो तंत्र है वो लोक के सर के ऊपर चढ़ा के बैठा है। लोक को तंत्र से जोड़ने की यात्रा है, गण को राज्य से जोड़ने की यात्रा है, धर्म को मर्म से जोड़ने की यात्रा है।
ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को नहीं, आज तो दिक्कत है कि हिंदू को हिंदू धर्म का जो मर्म है उससे जोड़ने की जरूरत है, मुसलमान को इस्लाम का जो मर्म है उससे जोड़ने की जरूरत है। तो धर्म को मर्म से जोड़ने की यात्रा है, और कर्म को गर्व से। जो काम करता है, का मेरा वर्ग इस देश का है, अंतिम व्यक्ति है, उसे एक डिग्निटी के साथ, एक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके, उससे जोड़ने की यात्रा होनी चाहिए। ये यात्रा हर भाषा को, भाषा भाषी समुदायों को, जात पात के बंधन को तोड़ने की यात्रा है। और इस लिहाज से ये जो भारत जोड़ो की जो कॉल है, इससे ज्यादा जरूरी समय हो नहीं सकता। ये जो जिस अंधकार के दौर से हम गुजर रहे हैं, और आपने ठीक कहा है, बिल्कुल अंग्रेजों वाला काम है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, आज हो क्या रहा है? अर्थव्यवस्था इनसे नहीं संभल रही, बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी जैसे तुगलक की फैसले, राष्ट्रीय सुरक्षा संभल नहीं रही, चीन चढ़े जा रहा है, इलाकों पे कब्जा किए जा रहा है। 62 के बाद सबसे ज्यादा देश के इलाके पे कब्जा हुआ है, तो इस बार हुआ है। और उस पर पर्दा डालने के लिए, और हाँ, जो आपने जिक्र किया कि ये जो सारा देश के 97% लोग डूब रहे हैं, और ये 2 लोग दनादन मालदार हुए जा रहे हैं, और इस सब पे पर्दा डालने के लिए बस हिंदू मुस्लिम बिल्कुल डिवाइड एंड रूल का मामला, और इस खतरनाक किस्म का खेल जो कि पूरे देश को एक आग में धकेल देगा। तो मैं तो कहता हूं कि देखिए, इस वक्त तो एक आपात धर्म है, घर में आग लगी है, जिस व्यक्ति, और जब घर में आग लगी हो तो कोई पार्टियां नहीं होती, केवल 2 ही पार्टी होती है। एक वो पक्ष है जो कि बाल्टी, लोटा, जग किसी भी तरह से, चाहे अपने हाथ में चुल्लू में पानी लेके आ रहा है, एक पानी वाली पार्टी होती है, और दूसरा जो कि बोतल में पेट्रोल लेके घूम रहा है। तो आज की तारीख में तो 2 ही पक्ष हैं, पानी वाला पक्ष और पेट्रोल वाला पक्ष। जो इस आग को बुझाने के लिए पानी लेके आ रहा है, वो सब मित्र है। आज उन सबको साथ खड़ा होना होगा। और भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, और कांग्रेस के विरोध की राजनीति करते हुए कांग्रेस का खुल के विरोध किया है हम लोगों ने। और मेरा तो राजनीति में शुरुआत ही 1977 से हुई, एक तरह से जब कांग्रेस के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई की गई इमरजेंसी के खिलाफ। वहीं से हम लोगों की तो आंखें खुली और राजनीति के प्रति आग्रह हुआ। मैंने तो 77 के चुनाव में जब देखा, चुनाव का परिणाम जिस दिन सुना, तब मुझे समझ आया कि लोकतंत्र इस देश में क्या होता है। तो हम जैसे लोग अगर इस यात्रा से जुड़े हैं, तो इसलिए क्योंकि आज देश में भारत जोड़ो सबसे बड़ी जरूरत है। और जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संगठन, जो पार्टी इस दिशा में कोई बड़ा और सार्थक कदम उठाएगी, हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में तो जो पानी लेके आ रहा है वो हमारा मित्र है। और हम कई लोगों ने तो एक बाकायदा बयान जारी करके कहा कि देखिए, ये कोई किसी एक पार्टी या किसी एक नेता को समर्थन नहीं है, ये एक अभियान को समर्थन है। और इसलिए कि यह अभियान इस वक्त इतिहास की जरूरत है, समय की मांग है, वो हो रहा है। और इसलिए हम सब लोग आज इसके साथ खड़े हैं, क्योंकि इस यात्रा से हम पिछले 7-8 दिन से देख रहे हैं कन्हैया भाई कि चुप्पी टूटनी शुरू हुई है। और जिस कदर बीजेपी बौखलाई हुई है, किसी दिन टी शर्ट, किसी दिन निक्कर, किसी दिन कोई आपका कंटेनर, और किसी दिन कुछ कोई पादरी मिल जाता है, और अभी तक हिंदू मुसलमान हुआ नहीं है, अगले 2-4 दिन में हिंदू मुसलमान भी जरूर आएगा। तो जितनी बीजेपी बौखलाई हुई है, तो मैं समझता हूं कि कम से कम वही इसका एक स्पष्ट प्रमाण है कि तीर निशाने पे लग रहा है। और देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग अगर बौखलाए हैं, परेशान हैं, तो जरूर इस यात्रा की बेहद जरूरत रही होगी। लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सीज उठी हैं, उसके बारे में कुछ कहें, आपके कंटेनर से लेके तमाम कंट्रोवर्सीज। मेरे ख्याल से सर, ये जो विवाद का मसला है, तो उनको वो विवाद करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी राजनीति जो है वो विवाद पे चलती है। हमारी इस यात्रा का मूल उद्देश्य है संवाद करना। जब हर तरफ बिला वजह का, बिना जो है जिससे
आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति, राहुल गांधी कौन सा टी शर्ट पहन रहे हैं, इससे इस देश के 140 करोड़ लोगों का जो जीवन की समस्या है वो हल नहीं होती है। हम क्या पहन रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, राहुल गांधी क्या पहन रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है ना कि इस देश के आम लोगों को पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको खाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो किसान चीज़ों को पैदा कर रहे हैं उनको उनकी पैदावार का दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो तो किसी भी चीज़ पे सर विवाद खड़ा करेंगे। उनका तो काम है नकली वीडियो बनाना, किसी का सर किसी का आवाज़ लगाना। हाँ, उनका तो काम है कि वो हर सकारात्मक बात को जो है एक नकारात्मक रूप दे देते हैं। तो उनके इस विवाद से ही आगे बढ़ करके हम संवाद करना चाहते हैं। वो हमको बार बार विवादों में उलझाना और घेरना चाहेंगे, और हमारी बार बार कोशिश है कि यह देश जो है उसमें संवाद की परंपरा है, शास्त्रार्थ की परंपरा है। आप किसी भी दौर में देख लीजिए क्या क्या होता है सनातनी मूल्य। सनातनी मूल्य तो यही है ना कि आप बात करते हैं, अपने विरोधी मत को भी आप सुनते हैं। तमाम जो हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसमें संवाद जो है वो एक अहम रोल रहता है, जो है वो रखता है। और भारत में जो है आप दर्शन को देखें तो द्वैतवाद भी है, अद्वैतवाद भी है, आस्तिकता भी है, नास्तिकता भी है। अगर एक तरफ जो है आदर्शवादी दर्शन है तो दूसरी तरफ चारवाक का भी दर्शन है। तो भारत की इतनी बड़ी जो सांस्कृतिक विरासत है, इतनी बड़ी जो परंपरा है, उसमें संवाद एक बहुत अहम चीज़ है। और हम ये देख रहे थे कि आज के जो तंत्र हैं, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो है गण को तंत्र से जो है जोड़ना, क्योंकि तंत्र जो है गण पे हावी हो रहा है, लोकतंत्र जो है कहीं ना कहीं लाठी तंत्र के रूप में तब्दील होता जा रहा है। तो उन लोगों से जुड़ना कि उनको ये पता हो और हमको भी ये पता हो। सर जब हम पैदल चल रहे हैं ना, तो वो जो हम अखबार में पढ़े थे और टीवी पे देखे थे कि हजारों लाखों मजदूर पैदल चले जा रहे थे, दर्द के उस स्तर को हम नहीं शायद महसूस कर पाए जो अब महसूस कर पा रहे हैं जब हमारे पाँव में छाले पड़ रहे हैं। हमारे पाँव में जब छाले पड़ रहे हैं और हम चल रहे हैं तो हमको जो है अब हमको जो है वो पता चल पा रहा है कि कैसे जो है 1000 किलोमीटर पैदल जो है लोग चल करके मुंबई से जो है पटना गए, गुड़गांव से पटना गए। तो वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं, दर्द साझा कर पा रहे हैं उस स्तर पर। और हम यही तो महसूस किए कि टीवी जो है, अखबार जो है, उसमें हमारे मुद्दे गायब हो गए हैं। देश की बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात जो गायब हो गई है, उसी संवाद को स्थापित करने के लिए सर ये यात्रा है। जहाँ तक विवाद का मसला है वो विवाद करेंगे सर, लेकिन कहते हैं ना, कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी के क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसमें क्या है, वो हम अगर ओरिजिनल वीडियो भी दिखा दें, इसमें अगर वीडियो का ऑप्शन होता तो मैं अभी आपको सारा कंटेनर दिखा देता कि ये ट्रक है, जिसको जो है बड़ा जो है अच्छा जो है अंग्रेजी में कंटेनर बोला जा रहा है, बेसिकली ये ट्रक है। और उस ट्रक में जो है उसकी जो ट्रॉली होती है उसमें जो है बेड लगा दिया गया है, और बेड जो है वो अलग अलग तरह के हैं। मान लीजिए महिलाएं हैं, उनका एक जो है रहने का कंटेनर है। जो जो नौजवान हैं उनमें जो है जैसे ट्रेन में होता है ना, 3-3 बर्थ होते हैं लगे हुए साइड से, उस तरह के जो है सोने के जो है बर्थ बने हुए हैं। जो थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं, मान लीजिए जिनका उम्र जो है 50 से ज़्यादा है, उनको जो है 4 वाला 6 वाला सोने का जो है बिस्तर लगा हुआ है। और सबके लिए जो है कॉमन जो है वो टॉयलेट और जो है वॉशरूम है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के अलग, लेकिन कॉमन टॉयलेट और वॉशरूम है। और सुबह उठते ही सबसे बड़ा संघर्ष तो सर पानी का संघर्ष होता है कि आप कितना पानी जमा कर लेंगे, क्योंकि रहने का कोई फिक्स जगह तो है नहीं। आज इस स्कूल के कंपाउंड में है, अगले दिन जो है किसी कॉलेज के कंपाउंड में है। और दोपहर जब हम लोग सुबह का सेशन ख़त्म करके दोपहर को जब रुकते हैं, शाम के सेशन तक जब इंतजार कर अवस्था में अगर कोई देख ले यात्रियों को, बिल्कुल अधमरे से जो है वो परे रहते हैं। वो 12-15 किलोमीटर चल करके आए हैं। कई बार तो ऐसा होता है सर कि चटाई तक भी नसीब नहीं होती है। जो है किसी दिन किसी मंदिर के जो है
फर्श पे लेटे हुए हैं, किसी दिन किसी चर्च के फर्श पे लेटे हुए हैं, किसी दिन किसी कम्युनिटी हॉल के फर्श पे लेटे हुए हैं, किसी दिन जो है किसी स्कूल के बरामदे में लेटे हुए हैं। तो ऐसी जो है स्थिति रहती है, ऐसी हालत रहती है। तो हम लोगों को एक्चुअली जो है ना, ये जो हमारी व्यक्तिगत तकलीफ है ना, ये हम सेल नहीं करना चाहते हैं, ये हम बेचना नहीं चाहते हैं, इससे हमको कोई लाभ नहीं लेना है। इसको हम व्यक्तिगत तौर पे ही महसूस करना चाहते हैं। और जो हमने आपको कहा कि हम पैदल चल रहे हैं, हमारे पाँव में छाले हैं, तो उन भाई बहनों से हम आज ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिनको कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके अपना गांव जाना पड़ा था। तो उनको विवाद खड़ा करने दीजिए सर, कंटेनर पे, टी शर्ट पे, जूता पे, मोजा पे, हाँ, किसी भी चीज़ पे वो विवाद खड़ा करें, क्योंकि वो तो आंख देखी हुई सच को भी झुठला सकते हैं ना। स्मृति ईरानी जी बोल दी कि जो है विवेकानंद के मूर्ति पे गए ही नहीं, जबकि उसका विजुअल मौजूद है, उसका वीडियो मौजूद है। तो इनके जो है झूठ का सर मुकाबला नहीं करना है हमको, हमको सच के लिए लड़ना है, इनके झूठ का मुकाबला नहीं करना है। अगर हम सच स्थापित कर पाएँ तो इनकी झूठ की सत्ता जो है वो अपने आप धराशायी हो जाएगी। बहुत सही कहा। दरअसल 3-4 दिन पहले मैंने कन्हैया भाई वहां से एक फेसबुक लाइव किया था। यही स्थिति थी, दोपहर के अंदर लोग, दोपहर का समय था, लोग लेटे हुए थे, किसी को चटाई मिली थी, किसी को नहीं मिली थी, सब लोग बैठे थे। और मैंने एक छोटा सा वो किया था, कष्ट भी कर्तव्य है। वो यात्रा क्या जिसमें कष्ट ना हुआ। हमारे जो परंपरा में यात्राओं का जो महत्व है, उस सब यात्राओं में ये एक मान के चला जाता है कि आप बाहर निकले हैं तो कष्ट तो झेलेंगे। और आपको तो ध्यान होगा, पुराने जमाने में लोग जब तीर्थ यात्रा को निकलते थे तो वो तो अपने परिजनों को अंतिम नमस्कार करके निकलते थे कि अब पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, और ये जानते हुए लोग तीर्थ यात्रा पे निकलते थे। और ये जो आपने बहुत सुंदर बात कही है कि लॉकडाउन के जमाने में कितने लोगों को, कितने मजदूरों को किस किस अवस्था में चलना पड़ा था, अगर हम उसका एक लेश मात्र भी महसूस कर पाए तो कम से कम ये देश की तरफ से प्रायश्चित होगा। इसके जो शासक हैं वो तो कभी महसूस नहीं करेंगे, शायद कभी माफी न मांगेंगे, लेकिन इस देश को माफी मांगनी चाहिए और एक तरह का प्रायश्चित होगा उनके प्रति जिन लोगों ने ये सब महसूस किया। जहां तक स्मृति ईरानी जी का मामला है, मैं किसी व्यक्ति, कम्युनिकेशन के साथी से पूछ रहा था कि यार ये मतलब क्या सेंट्रल मिनिस्टर्स को इतना भी नहीं पता रहता, इतने बड़े इनके नेताओं को? उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा ना उन्हें अच्छा था, पता था कि ये वो गए थे विवेकानंद, वहां पे मूर्ति के सामने गए थे। तो मैंने कहा जब जानती थी और ये पता था कि भंडाफोड़ हो जाएगा तो फिर क्यों किया? उसने बताया कि देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भंडाफोड़ करेंगे वो केवल 10% लोगों तक पहुंचेगा, और इनका जो झूठ है वो बाकी 90% में पहुंचेगा और वहां टिका रहेगा। कम से कम उनके लिए ये सच है, तो उनके लिए किया जा रहा है। आप सच दिखाते रहिए, वीडियो दिखाते रहिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा उनको, उनका तो अपना काम हो गया। तो ये जो राजनीति जो है ये बिल्कुल झूठ पर आश्वस्त राजनीति है। इन्हें पता है कि झूठ झूठ साबित भी हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दौर में हम जी रहे हैं, और इसलिए इस दौर में सामने खड़े होके सड़क पे आके बोलना और कह सकना कि हाँ हम अपने मूल्यों पर, अपनी बात पर, अपने सच के ऊपर अड़े हैं, खड़े हैं, ये बेहद जरूरी है। इस बातचीत में हमारे साथ कोई लगभग 1900 लोग, एक समय लगभग 2000 हो गए थे, लोग शामिल हैं। और मैं चाहूंगा आशुतोष भाई यदि कोई सवाल हो किसी के मन में तो वो सवाल भी लें, अगर किसी के मन में कोई कुछ पूछना चाहते हैं। जी कन्हैया भाई। सर हाँ अच्छा, मेरा मेरा एक छोटा आग्रह है। अब मैंने पहले ही माफ़ी मांगी, मैं देर से जुड़ा। 11 बज रहे हैं और 5 बजे सुबह जो है हम लोगों को जग के 6 बजे कल तैयार होकर के झंडा फहरा करके यात्रा 6:20 में शुरू करनी है। तो हम लोगों को थोड़ा आगे चलना पड़ता है, मैं झंडा टुकड़ी के साथ चलता हूँ। तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं ले पाऊंगा, मैं 10-15 मिनट तक और आपके साथ हूँ। बिल्कुल तो सही जल्दी बात है, से सही अगर कोई बात। हमसे सवाल है तो मैं ले लेता हूँ जी। देखिए जेएनयू वालों को सीधा करने का काम इस यात्रा ने कर दिया है।
जेएनयू में कोई सुबह 5 बजे नहीं उठता, और उन सब लोगों को एकदम, मतलब मेरे जैसे लोगों को भी इस यात्रा ने सीधा कर दिया 5 बजे उठ के, और अनुशासन। और मैंने देखा है यात्रा जब 7 बजे डेजिग्नेटेड प्लेस से चलती है, 5 मिनट के भीतर भीतर जो समय है, यात्रा समय से चल रही है। तो इसलिए आपको जरूर परेशान नहीं करेंगे। अगर कुछ प्रश्न आपके पास आए हों आशुतोष भाई, तो आप पूछ लें पहले कन्हैया भाई से, और जो बचे हुए सवाल है उनको मैं देखूंगा। लेकिन हाँ, बहुत लंबा हम भी नहीं खींचेंगे, बस 15-20 मिनट में अपनी बात को समेटेंगे जी। और जो साथी कोई प्रश्न पूछना चाहें, लेकिन प्रश्न वो अपना अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसको आशुतोष जी देखेंगे जी। जी कई साथी हमारे साथ रिक्वेस्ट किए हैं, पर मैं सबको नहीं ले पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 सवाल हम लें, और चूंकि ये स्पेस अपने आप में बहुत लंबा खिंच गया, जो जैसा हमसे बात हुई थी 11 बजे इसको ख़त्म करना था, पर मैं कुछ साथियों को इसमें जोड़ रहा हूँ। अभी डॉक्टर जितेंद्र हैं जी। डॉक्टर जितेंद्र, एक बार अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने सवाल पूछें। नमस्कार आशुतोष जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी स्पष्ट है आवाज जी। डॉक्टर साहब पूछें। शुक्रिया आशुतोष जी। योगेंद्र जी, कन्हैया जी, मेरा नमस्कार आपको। सबसे मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये एक मूवमेंट बन गया है, और महाराष्ट्र में लगभग ये 7 नवंबर को ये यात्रा आ रही है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसे इतने यूथ है जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इस यात्रा का एक हिस्सा बने। तो मैं बस कन्हैया जी को ये पूछना चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? कन्हैया भाई, हेलो। प्रश्न है कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या संदेश है? वैसे तो जो है पूरे देश के लिए संदेश है, मतलब अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। कोई खास स्पेसिफिक स्टेट का कोई अलग से संदेश नहीं है। हम लोग सबको जो है जोड़ करके ही एक बात कह रहे हैं कि जो पूरे देश की हालत है वो हम सब लोग जान रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। कोई स्पेसिफिक संदेश तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि यात्रा हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र जो है वो हमारे रूट में है। हम महाराष्ट्र जो है नांदेड़ से प्रवेश कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के जो साथी हैं वो बिल्कुल इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। और जो लोग शारीरिक तौर पे जो है नहीं मौजूद हो सकते हैं, वो अपनी भावना से, अपने भाव से और अलग-अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो है इन्हीं सवालों को लेकर के वो पदयात्रा कर सकते हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक जो है संदेश नहीं है। वैसे भी महाराष्ट्र तो संघर्ष और त्याग की भूमि है, संदेश देंगे क्या वहाँ से, तो हम लोग संदेश लेने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपका स्वागत है महाराष्ट्र में। अभी सुनील भाई, वैसे भी राष्ट्र का संकट है तो महाराष्ट्र में महासंकट है, तो अब जाहिर है महाराष्ट्र के लोगों को तो दूसरों से थोड़ा आगे ही आना होगा। और जब यात्रा वहां से गुजरे तो अपेक्षा होगी कि एक, और महाराष्ट्र के जन आंदोलनों का जितना इतिहास है, जितनी गहराई है, वो देखते हुए कम से कम मेरी तो अपेक्षा है भाई कि महाराष्ट्र में ये यात्रा कुछ उस तरह से निकलेगी कि बाकी सबके लिए एक मॉडल बनेगी जी। सुनील भाई अपना सवाल पूछें। सुनील भाई। धन्यवाद योगेंद्र सर और कन्हैया भाई अपने विचार साझे करने के लिए। मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि जिस प्रकार अभी राजनीति हो रही है और खासकर उत्तर भारत के कुछ इलाकों में जिस प्रकार की राजनीति सत्तासीन सत्ताधारी दलों द्वारा हो रही है, उस प्रकार की राजनीति को आप दक्षिण भारत में किस प्रकार देखते हैं? खासकर तमिलनाडु, जहां पर एक सामाजिक न्याय का एक पूरा इतिहास रहा है, वहां पर उस प्रकार के आम जन के बीच किस प्रकार के विचार हैं उन चीजों के ऊपर, और क्या कुछ फर्क दिखता है? मतलब सामाजिक न्याय बनाम धर्म की जो राजनीति है, उस एंगल से अगर हम देखें तो किस प्रकार आपको जनमानस के बीच
फर्क लगा? कन्हैया भाई। सर मुझे ना सवाल सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम है। वो पूछ रहे थे, मैं जवाब अपना थोड़ा सा दे देता हूँ, उसमें आप जोड़ सकते हैं। प्रश्न ये था कि आप दक्षिण भारत में हैं, तो जो देश में इधर इस तरफ हो रहा है और दक्षिण भारत में आप क्या अंतर देखते हैं? सुनील भाई, मैंने लिखा भी है एक लेख कल द प्रिंट में, और उम्मीद करता हूं कि कल तक हिंदी में भी आएगा। मैंने कहा है कि ये भारतीय राजनीति के दक्षिणायन का क्षण है, ये दक्षिणायन की घड़ी है। वो घड़ी जहां दक्षिणायन के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ वो जो कि ये साल का वो समय होता है जबकि रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। इस देश में भी आजकल रात लंबी चल रही है, दिन छोटे चल रहे हैं। दूसरा दक्षिणायन वो जो कि दक्षिण मुखी हो। मैं समझता हूं ये यात्रा एक तरह से कन्याकुमारी से शुरू करना, हम सब लोगों की उत्तर भारत में एक वो बन गया है, डाउन साउथ कह देते हैं ना, और कन्याकुमारी जहां भारत खत्म होता है, भारत की सीमा। इस यात्रा ने जो मुझे सिखाया वो ये कि ये देश कन्याकुमारी से शुरू होता है। और ये सिर्फ मुहावरे के तौर पे मैं नहीं कह रहा हूं, इतना कुछ है दक्षिण भारत में जिससे हमें सीखने को है। और अगर ये यात्रा उसका एक बहाना बनती है कि देश दक्षिण मुखी हो, इस मायने में कि दक्षिण का एक दूसरा अंग्रेजी में अर्थ राइट विंग भी हो जाता है, वो नहीं मैं कह रहा। दक्षिण की तरफ हम चेहरा करें, देखें, समझें। और खास तौर पे इसलिए कि इस वक्त देश में जो संकट है, जो बीमारी है, उसके अगर आपको इलाज के सूत्र ढूंढने हो, बीमारी की दवा ढूंढनी हो, तो सारी दवा आपको दक्षिण भारत में मिलती है। वैसे दक्षिण भारत आयुर्वेद का भी केंद्र रहा है। जो तीन बड़े सूत्र, अगर आप द्रविड़ आंदोलन को देखें तो द्रविड़ आंदोलन के तीन सबसे बड़े मूल्य क्या हैं? उनके मूल्य हैं रीजनल प्राइड, सोशल जस्टिस और रैशनलिज्म। ये जो रीजनल प्राइड है, ये भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिद्वंदी नहीं है। इस क्षेत्रीयता पे आधारित है हमारा राष्ट्रवाद, और इस क्षेत्रीयता से एक सच्चे संघवाद की, एक फेडरल राज्य की कल्पना उभरती है। जो सोशल जस्टिस की राजनीति है वो केवल ब्राह्मण विरोध की राजनीति नहीं है, वो राजनीति अंततः जाति व्यवस्था की ऊंच नीच को तोड़ने की राजनीति बनाती है। और जो रैशनलिज्म है, तर्कशीलता, तर्कवाद, वो जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, उसकी बुनियाद डालता है। तो मैं तो समझता हूं कि ये दक्षिण भारत, इस वक्त दक्षिण भारत से यदि हम बहुत कुछ सीखें, उसके मूल्यों से, उसकी संस्कृति से, और सारा देश सीखे, तो जिस बीमारी का हम सामना कर रहे हैं उसको सामना करने के बहुत अच्छे औजार मिलेंगे। अब अगर कन्हैया भाई इसमें कुछ जोड़े तो। जी। वैसे तो सर आपने कई सारे पॉइंट कहे हैं, और उत्तर और दक्षिण में जो है समानताएं भी हैं और कई सारी जो है भिन्नता भी है। एक खास तौर पे जो चीज़ देखने को मिली कि मेरे ख्याल से जो मैं एक बिल्कुल अलग चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि जिस तरह से हजारों लोग सड़क के किनारे कतारबद्ध होकर अपने आप से अनुशासन में खड़े रहते हैं ना, ये उत्तर से बिल्कुल भिन्न है दक्षिण भारत में। अगर हम कहीं कहीं से कोई रैली निकल रही हो हमारे इलाके में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने आप से अनुशासन से लाइन लगा करके खड़े रहें, ये दृश्य जो है शायद देखने को ना मिले। वो जो एक बिल्कुल आँख में एकदम से जो झलकती है, वो एक चीज़ दिखा जो राजनीतिक सामाजिक संस्कृति की बात है। और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिन जो है वो छोटा होता है जब दक्षिणायन होता है, और अच्छे दिन तो सर आ ही नहीं रहा है, वो तो मतलब दिख ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है उसका सूरज। तो इसके जो है कई सारे जो है प्रतीकात्मक महत्व हो सकते हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा करने की। अक्सर ये देखा गया है कि सत्ता जो है इस देश में उत्तर से दक्षिण की तरफ गई है, जा कर के सुदूर दक्षिण तक जो है अपना राज स्थापित करने की कोशिश की है। और हम बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो
सत्ता से नहीं सत्य के लिए है, तो हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। पानी का बहाव भी हम कई सारा देखते हैं, बड़ी बड़ी नदियों का, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और अब जब पानी की हमको ज़रूरत है, जब आग लगा हो देश में नफ़रत का, तो हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। ये सब बातें हैं कहने के लिए, सोचने के लिए, लेकिन जो एक मुख्य बात है कि हम भारत का कोई भी हिस्सा अपनी इस मुहिम से छोड़ना नहीं चाहते हैं। किसी को कम या किसी को ज़्यादा ऐसा करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। यात्रा की जो अपनी एक लॉजिस्टिकल जो प्रॉब्लम होती है, उसका एक जो है रूट बनाना पड़ता है कि हम या तो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे या पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ से चलेंगे। तो उसमें जो है कुछ राज्य जो है हमारी यात्रा में आ रहे हैं, कुछ राज्य छूट रहे हैं। मैं ज्योग्राफी का भी विद्यार्थी रहा हूँ। अगर यात्रा की ज़रूरत होगी, और मुझे लगता है कि ज़रूरत है, तो आने वाले दिनों में जो है, जैसे यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ हो रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ भी हो, पूरब से पश्चिम की तरफ भी हो और पश्चिम से पूरब की तरफ भी हो। मतलब कोहिमा से कच्छ की यात्रा भी हम करेंगे, हैं? जरूरत हो तो कन्याकुमारी से कश्मीर ही नहीं, नागालैंड में कोहिमा से लेके गुजरात के छोर कच्छ तक भी यात्रा करने की जरूरत है। यात्राओं से इस देश का इतिहास बदला है, भविष्य भी बदला। जी जी जी, बिल्कुल। अभी हमारे साथ दो साथी और हैं, अभिनव जी हैं और हिना जी। इन दोनों लोग अपने सवाल पूछेंगे। अगर इस दौरान अगर कन्हैया जी को लगता है कि उन्हें आराम की जरूरत है तो वो जा सकते हैं, जैसा उन्हें उचित लगे। हिना जी अपना सवाल पूछने आया हूँ। जी, मैं सभी साथियों से इजाजत चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और शुभ रात्रि। एक सवाल तो लेते जाइए कन्हैया जी। कन्हैया भाई, अगर आप अभी भी हैं तो 1 मिनट इन सच भाई का सवाल लेते आइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तो कन्हैया जी से सवाल पूछने ही आया था। बस ये आखिरी सवाल उनके प्रति रहेगा। जी सुन लीजिए। जी 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 कन्हैया जी, बीजेपी तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा पे हमलावर है ही, और अलग अलग तरीके से अटैक कर रहे हैं। आपके पुराने साथी भी कुछ खुश नहीं है इस भारत जोड़ो यात्रा से। का भी एक ट्वीट आया था, आपने अगर देखा हो तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो कन्हैया भाई, प्रश्न ये है कि जो सीपी वो कह रहे हैं कि आपके जो पुराने साथी हैं, शायद इशारा इनका कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ है, कि वो भी इस यात्रा से बहुत खुश नहीं है। उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैंने पहले भी जो है इस तरह के सवालों का जवाब दिया है कि हमारी चिंता अभी देश है, कोई भी दल नहीं है। जब हम अपनी ही दल की चिंता नहीं कर रहे हैं तो हम किसी और दल की चिंता क्यों करेंगे? आप देख रहे होंगे कि मेरे सारे सवालों में हम भाजपा के भी द्वारा उत्पन्न किए गए किसी विवाद को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, या हम समझते हैं कि यह जो है समय की बर्बादी है, क्योंकि दल में उलझ करके हम देश के सवाल को कहीं पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल यह देश में जो है यह राजनीतिक परंपरा है, हर दल की अपनी वह स्वतंत्रता है कि वह दूसरे दल पे प्रश्न खड़ा करे, और उनके इस प्रश्न पूछने की कार्रवाई को लोकतांत्रिक परंपरा मानते हुए मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन हमारी जो यात्रा की प्राथमिकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अभी दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, और इसको तैयार करने में इसके जो लॉजिस्टिकल चीज़ें हैं उसमें कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कहा था जब कंटेनर की चर्चा हो रही थी कि सुबह जो है पानी सबको मिल जाए थोड़ा थोड़ा अपना नित्य क्रिया करने के लिए, वही सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। तो कई सारी दिक्कतें होती हैं। लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इस राज्य में इतना समय क्यों और उस राज्य में इतना समय क्यों, वो पूछ सकते हैं, उनका हक है। लेकिन हम लोग इसको लेकर के एक राय बना करके चल रहे हैं कि दल के सवालों में नहीं उलझेंगे। हम देश के जो सवाल हैं
उसको प्राथमिक तौर पर उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू कन्हैया जी। एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि आपके नारे लगने वाले वीडियोस आए सामने और बड़ा उसकी भी चर्चा हुई कि कन्हैया कुमार अपने पुराने अंदाज में, लेकिन आपकी ढपली मिसिंग है। ढपली आ जाएगी तो फिर और जो है चर्चा होगी उसकी। जी जी धन्यवाद अभिनव भाई। जी आखिरी 2 सवाल हम लेना चाहेंगे। हिना जी अपना सवाल एक बार पूछेंगे। जी बिल्कुल। So Kanhaiya ji was just saying the yatra is more about satya than satta, but if you are not representing the people, then how are you going to bring out the truth, right? And which brings me to my question, that is, why was the yatra not started with the states which are going to election? Because I know you said that it's more about it's all about connecting with people, but again, with just connecting with people is not going to bring out the truth if you're not representing them. So this is my question. योगेन जी आप इसका जवाब देंगे क्योंकि कन्हैया जी अब नहीं है। वैसे एक ना हिंदी का गाना है, वो आपके बारे में नहीं है, भाई जनरली मैं बता रहा हूँ ऐसी चीजों के बारे में सार्वजनिक जीवन में जो होता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर कोहिमा से कच्छ की आप यात्रा करते तो लोग कहते आहा दक्षिण भारत से कोई फर्क ही नहीं, कोई वास्ता नहीं आपका, दक्षिण भारत से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर आप गुजरात और हिमाचल के थ्रू यात्रा करते तो आपको कहा जाता कि अच्छा सिर्फ चुनाव का मामला है, काहे कि भारत जोड़ो, ये तो चुनाव जीतो यात्रा है। वहां न जाएं तो ये होगा कि वाह जब चुनाव हो रहे हैं वहां जाने की फुर्सत नहीं, मतलब पहले ही हार मान लिया आपने। तो ये इसका मैं समझता हूं कि बड़ा साधारण सा, अगर हम सब एक सिंपल एक्सरसाइज कर लें जो मैंने की, कि आप कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की अपने मैप के ऊपर सीधी लाइन खींच के देख लीजिए और देखिए फिर वो कहां से गुजरती है वो लाइन। मोटे तौर पे ये यात्रा लगभग उसी लाइन से, बीच में पहाड़ नदी का अगर आप ध्यान कर लें तो मोटे तौर पे यात्रा उस रूट से गुजर रही है। इससे फालतू कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। और मैं समझता हूं, जहां तक मैं अब तक समझ पाया हूं, हालांकि रूट मैंने बनाया नहीं है तो मैं इसके बारे में उससे ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं इन जिन राज्यों से भी गुजरेगी, अब जैसा बताया कि महाराष्ट्र से गुजरेगी, अब महाराष्ट्र का केवल मराठवाड़ा और विदर्भ से गुजरेगी, ना पश्चिम महाराष्ट्र होगा, ना कोंकण होगा, ना मुंबई होगा, ना उत्तर महाराष्ट्र होगा। तो ये ऐसी कोई भी यात्रा भारत जैसे बड़े देश में आप किसी भी तरह से यात्रा कर लीजिए, आप इस देश का एक छोटे से कण को छू पाएंगे, उससे अधिक तो संभव ही नहीं है। 1% इलाके को भी आप नहीं छू सकते किसी भी यात्रा में। तो जो कोई भी यात्रा होती है वो प्रतीक होता है, वो एक पूरे देश को जगाने का एक माध्यम है। वो माध्यम आप यहाँ कर लें, आप चाहें तो नर्मदा की परिक्रमा कर लें, चाहे आप गंगा कावेरी की तरफ चल दें, चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल दें, तो जो एग्जैक्ट जिस इलाके से गुजरा वो संदेश देने का स्थल है, लेकिन संदेश का वो जो संदेश जिसको दिया जा रहा है वो नहीं है। जी धन्यवाद सर। अतुल भाई अपना सवाल पूछें। अतुल झा जी बहुत शुक्रिया आशुतोष भाई। योगेंद्र जी के लिए मेरा सवाल है सर, जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजर रही है उन राज्यों के लोग कैसे इस यात्रा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल सर कि क्या सर अब हम ये देख रहे हैं कि देश की राजनीति अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और एक काइंड ऑफ एक कोलिजन बनाने का कोशिश हो रहा है सर, जिससे हम लोग जो आज हमारे डेमोक्रेसी को चैलेंज है उसको हम लोग ओवरकम करेंगे? तो भाई प्रयास तो यही है जो आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जब घर में आग लगी हो तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम इस कमरे में रहते थे, मैं तो फला कमरे में रहने वाला था। अरे भाई देश में इस वक्त घर में आग लगी है, किसी तरह मिलके बुझाओ। और ये जो दीवारों, ये जो इस दीवार के इस तरफ, दीवार के उस तरफ का कोई मतलब नहीं है।
तो यही प्रयास हो रहा है और इसलिए देश भर के लोग इससे जुड़े। आपने पूछा कि जिन इलाकों से नहीं गुजर रही है, देश के बहुत ज्यादा इलाके हैं जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है, वहां के लिए कई तरह के कार्यक्रम सोचे गए हैं। एक तो ये कि अपने अपने जिले में, अपने अपने इलाके में यात्रा करके उसका, आप समझिए 500 लोगों ने यात्रा की बिहार में कटिहार, और उन 500 में से 5 लोगों को फिर कहा कि चलिए आप जाइए फला जगह पे, जब यात्रा इंदौर में होगी तो आप वहां चले जाइए, यात्रा को अपना संदेश दे दीजिए। वो एक तरीका है। तरीका ये भी हो सकता है कि यात्रा अगर आपके पड़ोस से गुजर रही हो, 100 किलोमीटर दूर से गुजर रही हो, तो आप वहां अपना पूरा मार्च लेके वहां पहुंचिए। और तरीका ये भी है कि देश के किसी भी इलाके से अगर कोई भी जन संगठन है, उसके लोग यदि जुड़ना चाहें, तो मैं इस बातचीत में आप सब लोगों को न्योता देता हूं कि जो भी किसी भी जन संगठन से जुड़े हुए साथी हैं, अपने संगठन की तरफ से आके इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप संपर्क कीजिए हमसे। ये जो शायद ट्विटर स्पेस में तो इसकी जगह नहीं होती, लेकिन मेरा जो ट्विटर है उस पे जाके ये जो ट्विटर के रिप्लाईज होते हैं उसमें जाके आप अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मेरे फेसबुक पे आप अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथी आशुतोष जल्द ही एक फोन नंबर और एक ईमेल भेज रहे हैं सबको, उस पे आप अपना अनुरोध डाल दीजिए। और मैं समझता हूँ 150 दिन की यात्रा है, जो जो जुड़ना चाहेगा और जो जो इस कष्ट का भागीदार होना चाहेगा। देखिए, आते वक्त अगर आप सोचें कि कोई अच्छा सा होटल का एसी कमरा आपका इंतजार करेगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। और अगर ये सोचें कि भाई जब थक गए तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो जो पैदल चलने का कष्ट और जो सुविधाओं की कमी का कष्ट स्वीकार करने को तैयार हो, उसके लिए जगह 150 दिन में जरूर निकल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप बताइएगा, सूचना दीजिएगा, जरूर आइएगा। जी धन्यवाद सर। आजम जी अपना सवाल पूछें। सर मेरा सवाल वैसे कन्हैया कुमार से था, कन्हैया कुमार जी से, लेकिन अभी योगेंद्र सर हैं तो ये भी जवाब दे सकते हैं कि अभी बीच में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है गुजरात और हिमाचल का, तो भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन चलने वाली है और बीच में ही पड़ेगा, तो क्या राहुल गांधी या और स्टार प्रचारक वो यात्रा छोड़कर विधानसभा चुनाव प्रचार करने जाएंगे? और अगर जाएंगे तो उस वक्त यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, या फिर राहुल गांधी नहीं जाएंगे विधानसभा चुनाव में प्रचार करने? अभी विधानसभा चुनाव का शेड्यूल नहीं आया है। मेरे ख्याल में शेड्यूल आने के बाद कांग्रेस के लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। इसके लिए आपका प्रश्न वाजिब है। फिलहाल आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं और शायद समय से थोड़ा सा पहले पूछ रहे हैं। यस सर, अभिनव सर से पहले मेरा नंबर आ जाएगा, थोड़ा लेट करवा दिया जब। कोई नहीं, काफी समय आपके पास इस सवाल का उत्तर मांगने के लिए। जरा शेड्यूल आने दीजिए, जरूर इसका कोई ना कोई समाधान सोच के रखा होगा ऑर्गेनाइजर्स ने। दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश, ये लोग काफी, इनकी भूमिका रही है इस पूरी यात्रा को प्लान करने में, डिजाइन करने में। पूरी एक बहुत बड़ी कमेटी है जो कि इस पे कई राउंड बातचीत की है। मुझे विश्वास है उन्होंने इसका कोई ना कोई उत्तर सोचा होगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। कपिल जी अपना सवाल पूछें और हम इसके बाद एक आखिरी सवाल और ले पाएंगे, फिर हमें इसको आज रोकना होगा, फिर अगले दिन हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। कपिल भाई अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके की एक उम्मीद इस यात्रा से कहीं ना कहीं सबकी बंध रही है, क्या ये उम्मीद आपको लगता है कि इतने लोगों को जोड़ पाएगी और इतने जो बटा हुआ एक है कहीं ना कहीं हमारा विपक्ष, उसको इतना जोड़ पाएगी कि हम इस बड़े चैलेंज को ओवरकम कर पाए? कपिल भाई, दो बात मैं कहूंगा। पहला तो ये कि विपक्ष को जोड़ना इसका काम नहीं है, देश को जोड़ना काम है। वैसे भी मेरा कई जितने भी वर्ष का राजनीतिक अनुभव है, उसने एक बात बताया है कि नेताओं को जोड़ना कठिन है, जनता को जोड़ना आसान है। 10 लोगों को जोड़ना कठिन होता है, 10 लाख लोगों को जोड़ना आसान होता है। तो इस यात्रा का उद्देश्य कोई ऑपोजिशन यूनिटी करना नहीं है। कांग्रेस की तरफ से खुला कॉल जरूर गया है तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को, तमाम जन आंदोलनों को,
और उस अपील के रेस्पॉन्स में ही हमारे जैसे संगठनों ने फैसला किया है कि हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन विपक्ष की एकता करना इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। प्रमुख उद्देश्य है जनता को जोड़ना। क्या ऐसा हो पाएगा? कुछ यात्रा पे निर्भर करता है और कपिल भाई कुछ हम सब पे भी निर्भर करता है। सारे इस देश के उद्धार का काम एक यात्रा, एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी क्यों करे? हम सब किस तरह से जुड़ते हैं? शुरुआत में जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला है उससे बहुत उम्मीद जगती है। अब उस रेस्पॉन्स को बनाए रखना, उसको अगले 150 दिन तक चलाए रखना और इस तरह की एक्टिविटीज हर तरफ करना, केवल यात्रा ही नहीं, हम अपने मोहल्ले में सहभोज कर सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से इस देश की विभिन्नता को, इस देश के तमाम जो भेद हैं उनको याद कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, अपने यहाँ अपने तरीके से विविध भारती बना सकते हैं। ये सब हम करेंगे तो निश्चित होगा। मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है कि इस देश को तोड़ने वाले संख्या में ज्यादा नहीं, और उनके पास मीडिया है, उनके पास पैसा है, उनके पास सत्ता है, लेकिन हम जो इस देश को बचाने निकले हैं, हमारे पास इस देश की मिट्टी है, हमारे पास स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है, गांधी हमारे साथ है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारे साथ है। जीतेंगे तो हम। धन्यवाद सर। अभी हमारे पास 130 से अधिक रिक्वेस्ट हैं, लेकिन अब ये आखिरी रिक्वेस्ट लेकर हम इस स्पेस को बंद करेंगे। राजेश जी अपना सवाल पूछें, माइक ऑन करें। बिल्कुल, धन्यवाद। और मेरा सवाल बिल्कुल साफ है। योगेंद्र जी, ये बताइए कि जब यात्रा चल रही है या आप लोग यात्रा में चल रहे हैं, तो वहां की जिन रास्तों से, जिन इलाकों से यात्रा गुजर रही है, वहां पर जो लोगों की समस्याएं हैं या वहां पर जो लोगों की खासियत है या उस इलाके की जो विशेषताएं हैं, क्या इसको नोट डाउन करने का कोई सिस्टम डेवलप हुआ है? क्या कोई तरीका या नोट किया जा रहा है कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, कि आगे उस पर बात किया जा सके, विचार किया जा सके और कहीं कहीं मांगे पूरी भी की जा सके? योगेंद्र जी। बाकायदा हर रोज जब यात्रा 11 से 4 बजे के बीच में रुकती है तो उस समय हर रोज डेलीगेशंस आते हैं, उस इलाके के लोगों के डेलीगेशंस आते हैं जो यात्रियों से भी मिलते हैं और यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे लोग हैं, खासतौर पे राहुल गांधी जो हैं, उनसे नियमित रूप से हर रोज मुलाकात होती है। मैं ये विश्वास से इसलिए कह सकता हूँ कि ऐसे कई सत्रों में मैं खुद बैठा रहा हूँ, क्योंकि जो जन आंदोलनों की तरफ से इस बातचीत का कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी मेरी रही है। उसमें हम खुल के, जैसे मैं आपको बताऊं, जब यात्रा शुरू हुई तमिलनाडु से, तो वहां, और मैंने इसके बारे में एक फेसबुक पे किया था, वहां पे जो समुद्र की जो माइनिंग हो रही है, समुद्र सी सैंड माइनिंग, उसका सवाल आया। वहां पे जो तूतकुड़ी में ये स्टरलाइट कंपनी की फैक्ट्री खुलने का जो मामला था, उसका एक डेलीगेशन आया। वहां के सफाई कर्मचारियों का एक डेलीगेशन आके मिला। वहां के जो एटॉमिक रिएक्टर है, कुडमकुलम में एटॉमिक प्लांट है, उसका जो मछुआरों पे असर हुआ, उसका एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे आया। तमिलनाडु में ही नहीं, केरला में जब शुरू हुआ तो वहां पे विजिंगम, जो वहां पोर्ट बन रहा है अडानी जी का, उसके मछुआरों का और उस मछुआरों के आंदोलन का नेतृत्व करने वालों का एक डेलीगेशन आके मिला है। तो ये हर रोज ये काम हो रहा है और एक मैकेनिज्म भी बना है कि जो कुछ ऐसी पिटीशन आ रही हैं उनको ट्रैक किया जाए और रेस्पॉन्स किया जाए। खाली पिटीशन लेके रखना नहीं, उसका फॉलो अप हो, इसकी व्यवस्था समृद्ध भारत फाउंडेशन के साथ ही मिलके एक व्यवस्था बना रहे हैं और उम्मीद है कि कामयाब होगा। सवाल बिल्कुल वाजिब है और बहुत अच्छा रिमाइंडर है आपकी बात से। जी धन्यवाद सर। बहुत सारे साथियों का रिक्वेस्ट है पर अब हम नहीं ले पाएंगे, और ये जो सवाल था इससे जुड़ा मेरा सवाल भी था पर उसका जवाब मिल गया, क्योंकि जब मैंने ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप इसको 3 सवाल और ले लीजिए, फिर हम बंद करते हैं। ठीक है सर। फैसला आपका है, दोष आपका है,
जिसको जिसको शिकायत हो वो आशुतोष जी से शिकायत करें, मुझसे नहीं। जी जी। नीरज भाई हमारे साथ है। नीरज भाई अपना सवाल एक बार पूछो प्लीज। मैं वैसे त्रिभुवन जी को भी देख रहा हूँ। त्रिभुवन जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर रिक्वेस्ट अपनी भेज दीजिएगा। कई वरिष्ठ पत्रकार साथियों को मैं देख रहा हूँ, वे यदि अपना कोई प्रश्न पूछना चाहें या कोई टिप्पणी करना चाहें तो आप जरूर, खासतौर पे जो पत्रकार साथी यहाँ पे हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो भेजें, उसका जवाब देके ही हम इस बात को पूरा करेंगे। जी जी। नीरज भाई अपना सवाल रखें। नीरज जी अपने आपको अनम्यूट करें पहले। जी, भारत जोड़ो यात्रा की जो नौबत आई है वो इस कारण से आई है क्योंकि आरोप लग रहे हैं भारत तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कर रही है। तो अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल टर्मोइल और जो पॉलिटिकल जिस तरह की गतिविधियां भारत तोड़ने के लिए उत्तरदायी है उस तरह की गतिविधियां अब भी चल रही है जो कि गोवा में हुआ। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैं, क्या इसको पैरेलली टैकल करने के लिए कोई मैकेनिज्म है, कुछ प्लान्स हैं क्या सर इस यात्रा के दौरान? आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल उनका एक राजनीतिक औजार है। ये एक बहुत सुनियोजित, बड़ा सुगठित प्रयास है इस देश पे हमले का। अगर मेरी भाषा में कहें तो ये भारत के स्वधर्म पे आज तक का सबसे बड़ा हमला, सुनियोजित हमला है। और एमएलए का जाना जो गोवा में हुआ, आपने जिक्र किया, उस तरह की तो बहुत घटनाएं होंगी। अभी तो आप आगे देखते जाइए क्या कुछ होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो जो विचलित हुए हैं, जिसका सिंहासन डोला है, वो कोई चुप तो बैठने वाला है नहीं। और इसी तिकड़म की राजनीति करके ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अभी तो देखते जाइए क्या कुछ होगा। इसका जवाब में क्या रणनीति बनाई होगी, कांग्रेस के साथियों से जरूर आप पूछिएगा, उनके पास शायद कोई जवाब होगा। लेकिन मैं तो समझता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूं कि इस सब तिकड़म का एक ही जवाब है, जनता जवाब देगी। एक एक तिकड़म, ये गोवा में जो कुछ हुआ, इसके पीछे कितना बड़ा पैसे का खेल रहा होगा। जो कोई गोवा के इतिहास जानता है और गोवा के दल बदल का इतिहास जानता है, कोई भी अनुमान कर सकता है कि इसके पीछे क्या हुआ होगा। इतने बड़े पैसे के खेल का आप कैसे मुकाबला करेंगे? जनता मुकाबला करेगी, जनता जिस दिन खड़ी हो। और याद रखिए, सारे डिक्टेटर जो हैं जिस दिन जाते हैं, आप एक एक डिक्टेटर के बारे में सोचिए और अपने मन में तस्वीर लाइए कि जिस दिन उनकी विदाई हुई थी उनकी क्या अवस्था थी। शायद वैसा ही इस देश में भी होगा किसी। ठीक है, शुक्रिया। जी, और कोई प्रश्न है आशुतोष जी, या कि इसे पूरा करें? योगेंद्र यादव जी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन आपसे है, पर्सनली पूछ सकता हूँ एक? अब आपने शुरू कर ही दिया है सर। मैं ये जानना चाह रहा था, आपका जो हैंडल है उसमें एक खाली जगह है, वो क्या ये चाणक्य वाला से बाल खुले रखे या द्रौपदी वाले बाल हैं, ये कब भरेंगे? मैं तो प्रश्न ही नहीं समझ पाया सर, कौन सी जगह खाली है मैं तो जान भी नहीं पाया। और चाणक्य और द्रौपदी ये भी मैं नहीं जान पाया। तो अपना मुहावरे का आप खुलासा कर दीजिए। बहुत गूढ़ बात कह दी, मेरे सर के ऊपर से चली गई। नहीं, आपके हैंडल में पहले आप था, उसके बाद डैश था, फिर आपका नाम है, तो वो खाली था। मैं जानना चाह रहा हूँ वो कब भरेगा? अरे वो तो 2016 में भर गया, आपको पता भी नहीं लगा। देखिए हम कितने कच्चे हैं। स्वराज इंडिया की स्थापना 2016 में हुई और वो तो भर गया सर। हमारे देखिए कितना दोष है कि 6 वर्ष में हम आप जैसे व्यक्ति तक अपनी सूचना नहीं पहुंचा पाए। हम थोड़ा अपने व्यवस्था बेहतर करेंगे सर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। लास्ट सवाल लेंगे हम, डुलाम जी। लूनाराम जी। जी,
अ, मैं तारिक जी से बोलूंगा कि वो अपने सवाल पूछें और फिर हम इस चर्चा को ही रोकेंगे। तारिक जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन रहा हूँ मैं। जी अगर रात जी, ज्यादा तारिक जी वक्त हो अपना गई, सवाल। काफी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार कर दूं। और जी कन्हैया जी से बात करना चाह रहा था मैं, लेकिन इत्तेफाक से जी जी उनका जी वक्त नहीं रहा। तो योगेंद्र जी हैं सर, आपको नमस्कार। काफी लोगों ने आपसे नमस्कार सवाल सर, किया मैं भी और कन्हैया जी आपने की तरफ जवाब से भी स्वीकार कर लेता हूँ जी। जी जी जी। सर, काफी लोगों ने आपसे अपनी बात रखी और आपने भी अब कई बार में बात दोहराई है। मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि यूपी और बिहार को भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। बिहार तो खैर है ही नहीं रूट पे, यूपी भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहा है। सर, देश के बड़े आंदोलन में जब अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, तब भी आंदोलन की अगुवाई यूपी और बिहार से हुई है सर। और जब एक बड़ा आंदोलन आप बता रहे हैं इसको भारत को जोड़ने के लिए, तो उसमें यूपी और बिहार को तरजीह ना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस नजरिए से मैं सर, बोल रहा जब हूँ। महात्मा गांधी ने पूरे देश को जगाने के लिए पूरे देश की आत्मा को अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ खड़ा करने और जगाने के लिए यात्रा की थी, तो यात्रा गुजरात से शुरू हुई थी और गुजरात में खत्म हो गई थी। पूरा देश उससे जाग गया था। ये जो यात्राएं होती हैं, ये जो दांडी यात्रा थी, ये कुछ इसे अगर आप किसी देश के व्यक्ति से पूछें कि भाई सामान्य व्यक्ति से तो कहाँ था, उसको पता नहीं दांडी इस देश को जगा दिया। वो गुजरात फिर मैं कहता हूँ, ये सड़क से चलेगी, जिस इलाके से चलेगी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरेगी, ये बेस्ट नहीं है। कन्याकुमारी शहर में ऐसी विशेषता है, कन्याकुमारी किया उससे का और यात्रा की सफलता कि ये जिन इलाकों में नहीं वहां छू सकते। आप कोहिमा से कर दी नहीं, क्या बात देश में था, तो ऐसा का ऐसी कोई भी यात्रा केवल देश के कुछ इलाकों को छू सकती है और उसके माध्यम से देश को यात्रा और एक मानस यात्रा है। यात्रा